करता हूँ। पहले आप सबों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। 4 बज रहे हैं, दिन हो गया है, वाले हैं थोड़ी देर के बाद। कक्षा की आगाज करता हूँ। लोग पीएससी के ज्योग्राफी की ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट खंडों में से एक एग्रीकल्चर को देख रहे हैं। एक ऐसा खंड है जिसका संबंध इकोनॉमिक्स में भी है और जिसका संबंध के साइंस में। लेकिन हम लोग यहाँ पर जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे देखने का प्रयास करें। कल मैंने इस बात की जानकारी दी थी कि कृषि क्या है और बताया था कि एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। और इसी कड़ी में हमने भारतीय कृषि के प्रमुख पक्षों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। भारतीय कृषि की जो समस्याग्रस्त क्षेत्र थी, जो चुनौतियां थी, उस पर भी मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया। तथ्यों के दृष्टि से मैंने किया जो पीटी की परीक्षा में आपको काम देगा। हालांकि मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं कि भविष्य में आप कृषि निबंध भी लिखना चाहिए तो निबंध लिख भारतीय कृषि दशा और दिशा निबंध का एक टॉपिक हो सकता है, लेकिन नहीं भविष्य में कर सकते हैं उसने फैक्ट के आधार पर इसी आ जाएगी। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, अरे आइए ना भाई, अलाउ लाला है क्या? इसी क्रम में मैंने इस बात की जानकारी आपको दी कि कल तो भारतीय कृषि के पहले प्रकार के विषय में बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, निर्वहन कृषि से लेकर, और मैंने तो नेचुरल खेती है कल्चर की के विषय में आपके जानकारी को रखा। तो नई तरीके की खेती है प्राकृतिक खेती, को ने इस कंसेप्ट को दिया था और भारत में इस अवधारणा को विकसित करने का श्रेय पास पालेकों को जाता है। हम प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, गाय और के आधार पर तो आजकल एग्रीकल्चर करने की पीड़ा उठाए हैं। तो हालांकि ये कोई हमारे यहाँ की नई खेती नहीं, क्लासिकल खेती। अर्ध समाज नाम सुना होगा, दयानंद सरस्वती नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। वैदिक खेती, वेद के टाइम में ऐसी ही खेती की जाती थी नहीं, आज इसकी आवश्यकता है। काल की फर्टिलिटी को बना के रखना है, तो स्वाभाविक के क्लाइमेट चेंज को रोकना है ना। सतत खेती, अवधारणा है सतत खेती। सतत कृषि क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सतत खेती यही है, ऐसी कृषि कि पर्यावरण को हानि नहीं होती। ऐसी खेती जिससे पर्यावरण को, जैसे हम अभी रासायनिक खेती करते हैं तो रासायन कारण क्या होता है? की गुणवत्ता प्रभावित होती है, हमारी जैव विविधता प्रभावित होती है ना। जैव विविधता इन द सेंस कि हमारी रासायनिक विविधता अधिक हो जाने से स्वाभाविक है कि जितने भी जैव विविधता है उसमें ह्रास देखे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे लेकर, और हमारा गिद्ध जो हमारे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है, हर का यदि खेत में हुआ है उसका भी भूमिका है, और यदि सांप है तो उसकी भी भूमिका। हर का अपनी अपनी भूमिका इकोसिस्टम में है कि नहीं। इसीलिए उस कीट के नियंत्रण के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी चलाया था जिसका नाम था आईपी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके द्वारा हम मारने पे बल नहीं देते, हम मैनेजमेंट पे बल देते, ठीक है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, सतत कृषि यही है कि ऐसी खेती जलवायु को, पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुंचे, ठीक है, न के बराबर हानि पहुंचे। उसका सबसे बल पक्ष है जैविक खेती, तो खेती या परंपरागत कृषि या नेचुरल एग्रीकल्चर। लेकिन हम लोग तो ये सब तो अवधारणा के साथ बात की भी चर्चा की है कि फसल का जो रूप है, खरीफ, जायद और रबी, दर्शन क्या करने का प्रयास किया। हालांकि ये सब ऐसे पक्ष हैं कि एक ग्रेजुएट विद्यार्थी को जानना ही, खरीफ क्या है, रबी क्या है, नहीं जायद क्या है, ये सब यदि आप नहीं जानते हैं तो शर्म की बात।
इस देश में रहते हैं उसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि प्रधान है, कमीशन देना चाहते हैं और बेसिक से आप बचे। इसी कड़ी में हम लोग आज जितने भी फसल है का ज्योग्राफिकल फीचर क्या है उसको पहले देखिए। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सब तो हमारी इकोनॉमिक्स का पार्ट। एग्रीकल्चर पॉलिसी, एग्रीकल्चर प्लानिंग, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, ये सब तो हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट। आज बजट भी प्रस्तुत कर दिया गया है, 3,16,000 करोड़ बजट है। उस पर भी मैंने कहा भी है कि बहुत जल्द कड़ी में ही या नहीं हम भारत की कृषि बजट और भारत की बजट और बिहार की बजट को लेकर आपके समक्ष दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यहाँ से क्वेश्चन भी होती है। भारत की आर्थिक समीक्षा, बिहार की आर्थिक समीक्षा कल आया था, तो मैंने बहुत सारी बिंदु पे आपका ध्यान भी आकृष्ट की कोशिश की। हमारी आज की कक्षा उसी फसल के ज्योग्राफिकल विशेष फसल की देखेंगे, विभिन्न प्रकार की फसलों की भौगोलिक विशेषता, विभिन्न प्रकार के फसलों की विशेषता है। आपकी जानकारी में दे दें कि हम लोग जितने क्षेत्र में बोते हैं 54% अनाज का उत्पादन करते हैं। कपास बोते हैं, कपास तो है, ठीक है कि नहीं। तो जूट तो गोल्डन फाइबर की भी खेती करते हैं, लेकिन वो तो अनाज है नहीं। 54% हमारे जितने भी बोए हुए क्षेत्र है उसमें 54% लगभग हम लोग अनाज प्रोडक्ट, और पूरे विश्व को लगभग 10 से 12% हम अनाज दे सकने में है। आज हम अनाज उत्पादक देश ही नहीं रह गए, आज हम अनाज निर्यातक देश भी। हम गेहूं और चावल की स्थिति में चीन के बाद हमारा स्थान, हाइब्रिड कॉटन में हम पहले स्थान पर, ठीक है कि नहीं। चाय, दलहन इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें प्रोडक्शन में काफी ऊपर हैं और एक्सपोर्ट करने की स्थिति में, और एक्सपोर्ट करते भी। एक दौर था कि जब भारत को आज़ादी मिली थी, नवोदित देश था, 36 करोड़ की आबादी थी, 51 मिलियन टन हमारे यहाँ प्रोडक्शन ही था। तो स्वाभाविक तौर पे देश को भोजन पहुंचाने की समस्याएं थी, मैकेनिज्म डेवलप नहीं था, नेटवर्किंग नहीं था, नई सरकार थी, गांव अपने भगवान भरोसे हुआ था, आत्मनिर्भर गांव की उस समय अवधारणा थी, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के क्रम में स्वाभाविक था कि सरकार का इंटरफेरेंस ग्रामीण स्तर पे बहुत कम था। धीरे धीरे सरकार बनी, व्यवस्था बनी, हुआ, सरकार की पहुंच गांव तक होने लगी, सड़क के माध्यम से होने लगी, स्कूल के माध्यम से होने लगी। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में हम प्रवेश किए। लेकिन इस दौर में 1970 का वो दौर था, बड़ा भयानक दौर, कि जब अमेरिका पीएल 480 नीति के तहत हमें लाल गेहूं दिया करता, और हम लोग भूखे देशों में, हम लोग फूड की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, ठीक है कि नहीं। और ऐसी स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी एक बार पीएल 480 नीति के तहत गेहूं जाने में विलंब हो गया, तो श्रीमती गांधी सीधे अमेरिका पहुंच गई, तत्कालीन राष्ट्रपति, और हमें हमारे प्रधानमंत्री को 3-4 घंटा वेट करना पड़ा। आज देखो, आज भारत का प्रधानमंत्री जाता है, 3 महीने पहले से पेपर कवरेज होता है, भारत के प्रधानमंत्री छूट, भारत के प्रधानमंत्री इस बिंदु पे समझौता करण छूट का महिमा मंडन होता है वाशिंगटन। और उस समय ऐसा कोई महत्व, आज भारत के प्रधानमंत्री की महत्ता तो नहीं, आज बढ़ता हुआ जो भारत की ताकत देखेगा। जेलेंस्की को कैसे ट्रीट किया, जेलेंस्की ने यही कहा कि भाई जो स्थिति से हम रहे हैं, कभी आपके ऊपर पड़ेगा तो थोड़ा कल्पना कीजिए। हाउ डेयर यू बास्टर्ड रास्कल, चल दिया, लेकिन नहीं, हम चल दिया। और उसका अधिकारी सब, अदना अधिकारी सब आकर मिस्टर जेलेंस्की को कहा, ठीक है, जो ओवर,
मेरे को आप जा सकते हैं, खत्म हो गई बात, मीटिंग खत्म हो गई, आप जाइए। सामान्य जिला अधिकारी के यहाँ मीटिंग में कि हम लोग जाते थे और ऐसे नहीं कभी ट्रीट होती। कलेक्टर साहब का दिमाग खराब हो गया, कहे देंगे चले जाइए, अरे लेकिन नहीं, कक्ष अधिकारी है साहब, लेकिन नहीं इस तरह से आप ठीक है, बड़ा राष्ट्रपति राष्ट्रपति हम प्रभु है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, उठने का क्या कारण, क्यों क्या कहा, तुम यहाँ तक 3 साल से जो लड़ रहे हो, पहले लड़ रहे हो, हम नहीं होते तो कब का तुमको रूस कच्चा चबा गया। रूस बेचारा यही ना कहा कि तुम इन सब के चक्कर में मत पड़ो, यूक्रेन पहले तो रूस का ही हिस्सा था, रूस भी सही कह रहा था, यूक्रेन को समझाया कि तुम नाटो उटो के चक्कर में, इस यूरोपियन सब के चक्कर में रहोगे, किसी को दबोच लो, तुम्हारा नहीं है ये सब, पूंजीवादी देश है, अमीर आदमी किसी का नहीं, है कि नहीं, मध्यम वर्ग और छोटा वर्ग जो होता है, सही कह रहा हूँ, आपको भी हंसी, जब आप बहुत अमीर हो जाइएगा, 500 करोड़ के मालिक हो जाइएगा, ठीक है कि नहीं, मैं तो आपसे सब, मैं कहूंगा भी नहीं कि आप मेरे शिष्य, क्योंकि तुम किसी के नहीं रहोगे, ठीक है, इतना भी तुम दोगे अनिरुद्ध हम सबके, ठीक है, बात समझा, टाइप का जो आदमी होता है यही सबका कुल में आ जाए। वो समय था, श्रीमती गांधी बेचारी गई और मान झेल कर जब आई, तो हम लोग के यहाँ मंत्री थे मिस्टर सुब्रमण्यम और स्वामीनाथन साहब, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ICR में, श्रीमती गांधी उनको अपने गाड़ी में बैठा के ले गई, स्वामीनाथन को, कि स्वामीनाथन किसी तरह से उन्होंने कहा कि मैं वार दूंगा 1 साल के लिए, मुझे फ्री हैंड चाहिए, नो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस, IS का इंटरफेरेंस नहीं होना। वास्तविकता भी है कि भारत के विकास में भी IS है और भारत के पतन में भी, यदि अभी तक हम यदि सही पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए हैं तो उसके पीछे भी IS। टेक्निकल विभाग का तो अध्यक्ष और सचिव IS होना ही नहीं चाहिए, जब तक कि वो, कब तक, जब तक कि वह उस विज्ञान से परिचित नहीं। सिंपल BA हिस्ट्री ऑनर्स क्या है भाई, आप तो मेडिकल स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं, एक हिस्ट्री पढ़ने वाला, BA MA पढ़ने वाला स्वास्थ्य विभाग का क्या हो जाता है, हो जाता है, कृषि विभाग का ये पढ़ने वाला कृषि विभाग का सचिव हो जाता है, चीफ सेक्रेटरी अपर सचिव हो जाता है, सब सचिव वही बन जाता है, पॉलिसी बनाने लगता है साहब, आपकी बातों को सुनता नहीं है, ठीक है कि नहीं, कई चीजों में अच्छी बात होती है, मैंने क्या कहा भी जाता है ना कि रूस टूट गया, रूस टूट गया, ठीक है, इतना बड़ा मुल्क टूट गया, पाकिस्तान जो जन्म हुआ जन्म के साथ ही टूट गया, भारत नहीं टूटा, जबकि इन दोनों देशों की तुलना में भारत में स्थिति विषम थी, भारत में हर क्षेत्र अलग होने की चाहत रखता, तो छोटा सा क्षेत्र मिथिलांचल है, वो भी कहता है कि हमको अलग कर दो, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर अलग होने की नीति नहीं है, बुंदेलखंड अलग कहेगा, बंगाल में दार्जिलिंग अलग कहेगा, दार्जिलिंग स्वास्थ्य परिषद अलग कहेगा, महाराष्ट्र में विदर्भ अलग कहेगा, नागालैंड तो शुरू से कहता है कि हम आपके आपके हैं कौन, सिक्किम को हम मिला लिए, अरुणाचल का तो आधा नक्शा चाइना अपने पास दिखाता रहता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या है, एक है, वो अखिल भारतीय सेवा IAS और IPS के कारण ही हम लोग क्या है, एक, क्योंकि वो अखिल भारतीय सेवा है, देश के एकीकरण में यदि सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो अखिल भारतीय सेवा की है, प्रशंसा करता हूँ, ठीक है कि नहीं, खैर मूल में आ जाए, चलिए अब ऑनलाइन बंद ही कर देंगे, ये हम देखते हैं, मूल में आ जाइए, अब सब आ ही रहा, कब दे रहे हैं जी सर, वो तो आपका चलता ही रहता है, उसमें भी PL 480 भी पानी पीने, हाँ तो हम लोग ये सब तो बातें चलती रहेगी, हम लोग बेसिकली हैं कहाँ पे, हम लोग हैं, क्योंकि जो आज की कक्षा है वो किस पर है, आज की कक्षा है फसल की भौगोलिक विशेषता,
ठीक है, तो कल सब पढ़ ही लिए थे, खरीफ कौन है, रबी कौन है, जायद कौन है। अब इन सबको एक एक करके देखेंगे। चावल से शुरू करें, ठीक है, लेकिन एक लाइन लिख दो। क्या आंखों में बहुत बात हो रही, आंख को कम चलाइए। चला गया आपका, ये चलिए, कहाँ थे? ऐसे लिखो, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 52% अनाज बोए गए। 52% अनाज बोए जाते हैं। आप यार क्या उपयोग, हाँ, कहाँ थे हम लोग? 54% क्या है? अनाज है। बहुत बढ़िया, 54% अनाज है, 54% अनाज। इनमें इनमें गेहूं और चावल भारत चीन के बाद, भारत चीन के बाद है, भारत चीन के बाद, गेहूं और चावल के दृष्टि से भारत के बाद है, ठीक है? ऐसे विषांतर होना नहीं। अब इस कड़ी में हम लोग भौगोलिक विशेषता में क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक विशेषता में पढ़ेंगे कि पानी कितना, चावल का, ठीक कैसी, आर्द्रता कैसा, और साथ में टेम्परेचर कैसा। प्रजाति है तो प्रजाति, जाति महत्वपूर्ण होती है कुछ फसलों की, तो उसको याद कर लीजिए, ठीक है कि नहीं? बस इसमें इससे ज्यादा, इस ज्योग्राफिकल फीचर में इससे ज्यादा हम लोग को नहीं देखना है। ऐसे भी एग्रीकल्चर का लेटेस्ट डाटा आएगा अप्रैल के महीने, ठीक है कि नहीं? 1-2 सेकेंड में, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया है, एक एग्रीकल्चर साइंस मैगजीन भी आती है हिंदी का, ठीक है, देश का भी रहता है और राज्य का भी रहता है। मैगजीन से एक ही बार हम मोटे तौर पे दिखाते भी हैं कमीशन में, एक ही बार में दिखाएंगे, फिर उसको ध्यान रखिएगा। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे भी इकोनॉमिक्स में व्याख्या होती है, लेकिन देश वाले में तो, देश वाला का तो सर्वे में चर्चा होती नहीं है, राज्य में राज्य की चर्चा होती है, ठीक है कि नहीं? स्वाभाविक है। नीचे आगे लिखिए, चावल में सबसे पहले लिखो, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र, सबसे अधिक क्षेत्र और सबसे अधिक क्षेत्र और सबसे अधिक उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन, उत्पादन की दृष्टि से, की दृष्टि से, की दृष्टि, चावल सबसे महत्वपूर्ण कटिबंधीय फसल है, कटिबंधीय आर्द्र फसल, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र फसल है, आर्द्र फसल है। हमारे देश में बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ चावल की 3 वैरायटीज है, ये कि 4, एक है अमन, ये सब है। और देखिए एनसीईआरटी का जो लाइन है वही बीपीएससी का लाइन है, बीपीएससी की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा हुआ है, अमन, ठीक है?
मैं कहता हूँ कि एकदम एनसीईआरटी और आपके क्वेश्चन बैंक ऐसा हाथ में रख है, क्या पूछा हुआ है। ओ है, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। हालांकि बोरो मेरे यहाँ भी होता है, इस स्थान में बोरो हम लोग के यहाँ पे तो भी भदाई अगानी कर्मा क्या है? भदाई अगानी कर्मा। अगहनी में, अगहन में हम लोग बोरो धान की खेती करते हैं, क्या कोशिश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हम लोग क्या ये वेराइटी है भदाई अगानी और गर्मा चावल की। बंगाल में क्या है? बंगाल में अमन ओस्को और बोरो। तो एकदम जो एनसीईआरटी की लाइन है उसको एकदम कंठाक रहना चाहिए। ठीक है, उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहाँ अमन ओस, अमन ओस बोरो, अमन ओस पर बोरो किस्म खेती की जाती है, किस्म की खेती की जाती है। नेक्स्ट, ध्यान रखें भारत का कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र, ध्यान रखें भारत का कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र, भारत का कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र चावल का कटोरा कहा जाता है। जबकि बिहार में रोहतास का क्षेत्र, जबकि बिहार में रोहतास के क्षेत्र को, बिहार में रोहतास के क्षेत्र को, बिहार में रोहतास के क्षेत्र को, बिहार में रोहतास के क्षेत्र को चावल का कटोरा का कटोरा माना जाता है। लेकिन नहीं, भारत में सबसे अधिक चावल की खेती, चावल का उत्पादन बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र में। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन, चावल का उत्पादन हाँ, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और और आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। बिहार में रोहतास अग्रणी जिला, बिहार में रोहतास, बिहार में रोहतास अग्रणी जिला है। क्या है? अग्रणी जिला है। है? बिहार में रोहतास क्या है? अग्रणी जिला है, याद करके रखिए। नेक्स्ट, कंडीशंस अभी, पानी का कंडीशंस,
के पानी का कंडीशंस, पानी का कंडीशन 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। टेम्परेचर, टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, इससे 27 डिग्री सेल्सियस। मॉइस्चर लेवल भी अधिक होता है, 70% से अधिक होता है मॉइस्चर लेवल, 70% से अधिक होता है। हाँ, चावल, चावल में ध्यान रखिए। देखो, पहली बार चावल की खेती 1970 के दशक में किसान हमको मिला, कहा कि पहले सर कुछ होता था, ठीक है कि नहीं, मड़ुआ वगैरह, लेकिन आज हर खेत हम लोग का बुक है। मेहनत करने वाले के लिए कमी नहीं, पर्याप्त अवसर हर जगह उपलब्ध है कि नहीं। लेकिन पहले हम लोग चाहते भी तो नहीं कर सकते, अब बूढ़े हो गए तो चाह कर भी नहीं कुछ कर सकते। जब जवानी था तो चाहत रखते भी नहीं कुछ कर पाए, आज चाहते हैं तो नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि रखी ऊर्जा नहीं रही, ठीक है। लेकिन समय बदल गया, समय क्या हो गया, आज कृषि के माध्यम से यदि चाहत रखिएगा तो समृद्धि आ सकती, मूल बिंदु पे आ जाएगी। ढेर सारी योजनाएं सरकार चला रही, हालांकि मैं उस योजना के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा मैं प्रसन्नता नहीं रखता हूँ। मैं कहता भी हूँ कि यदि सभी योजनाओं को मिला दीजिए, सबसे अच्छा एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, आप उसको अपना पैसा मासिक 5,000 का, लेकिन नहीं वो अपना रास्ता तलाश लेगा। कंट्रोल रखिए कीट पर, फर्टिलाइजर पे, इन सब चीज पे कंट्रोल रखिए, अच्छा कंट्रोल, ऐसा नहीं नकली बिक रहा है, नकली यदि बिक रहा है तो तुरंत उस पर एक्शन दी, कुछ कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं, कोई हो दुकान लाइसेंस रद्द, और जो हमारा फूड का जो एक्ट है उस एक्ट का पालन कर दीजिए, बात खत्म हो गई। मूल में आ जाइए। तो मूल क्या है, मूल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कंडीशन, हरित क्रांति के बाद पहली बार पंजाब हरियाणा में, देखो आज पंजाब तीसरे पोजीशन पे, हम लोग तो चावल उत्पादक ही क्षेत्र रहे, हम लोग क्या तो हमेशा से पानी रहा है। 18 जिला उत्तर बिहार हमारा किस चीज से प्रभावित है, बाढ़ से भी या भूकंप से भी। हमारा उत्तर भारत, उत्तर बिहार क्या है, बाढ़ भूकंप दोनों से प्रभावित है। हमारा दक्षिण बिहार क्या है, चक्रवात से प्रभावित है। मध्य बिहार क्या है, सूखा से प्रभावित है। ये आप इस तरह से भी उन चीजों को देखते हैं। जैसे भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा वाले राज्य कौन है, उड़ीसा है, नहीं। सबसे ज्यादा बाढ़ वाले राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम है। सबसे ज्यादा बाढ़ यहीं आती है, ठीक है। उसी तरह से सूखा कहाँ है, मध्य भारत का इलाका, बुंदेलखंड का इलाका, ठीक है। महाराष्ट्र का जो विदर्भ वगैरह का इलाका है, विदर्भ आंदोलन भी चलता रहता है, ठीक है कि नहीं, महाराष्ट्र में है, उसको ध्यान रखे, ठीक है। जहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है, सूख गया तो काली मिट्टी में क्या होती, कहते हैं ना जल धारण क्षमता सबसे अधिक, और साथ में सूख गया तो दरारें भी सबसे अधिक हो। मूल बिंदु पे आ जाइए। कहने का आशय साफ है कि, हाँ, कि नए इंट्रोडक्शन के बाद आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन हरियाणा और पंजाब में चावल की खेती शुरू हुई। हम लोग के यहाँ थोड़ा सा यदि परिवर्तन आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमने 22 साल सेवा की। उनके समय में 4 कृषि रोड मैप में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों बदलाव हुए। चावल के क्षेत्र में एक तकनीक भी इंट्रोड्यूस हुआ, त्रिविधि। हालांकि सरकार मदद पे आधारित था तो सरकार ने मदद देना बंद कर दिया, बंद हो गया, ठीक है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पे कि हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग के यहाँ लोग उसी पर आश्रित हो जाते। यदि सब्सिडी मिलने लगती है, यदि आपको यह कह दिया जाए कि आपको अब जब तक नौकरी नहीं मिलती है 10 रुपया मासिक मिलेगा, तो हो सकता है कि पढ़ना छोड़ दीजिए। या 10 रुपया मिल ही रहा है तो क्या दिक्कत नहीं, उस पैसे का सदुपयोग कीजिएगा, नहीं तो छावा देखिएगा जाकर। नहीं, लड़कियों को 50 रुपया मिलता है ना,
इसमें ग्रेजुएशन में, इंटर में 25,000, मैट्रिक में मिला है तो मिला है, तीनों में मिला है, क्या की उस पैसा का तो मिला है। देखो चुपचाप है, सर को कैसे पता, तो सब चीज पता रहता है, ठीक है। तो कहने का आशय साफ है, तुम लोग को नहीं मिलता है, तुम लोग कार का क्या है, कम्मा कार तुम लोग को पूछता है ऐसे नहीं, और मुर्गी है तुम, कल मुर्गी ये सब है बता देगी ऐसे। वोट, राजनीति में हर चीज का क्या होता है, रिजल्ट निकाला जाता है। चलिए आगे चलिए। हाँ, कहाँ थे हम लोग, माधव जी बड़ा चिंतित हो गए, काश हम भी लड़की होते माधव कुमार। अरे देखो, जहां पे तुम हो उसी में श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करो, आगे लिखो। हाँ, क्या है, जेंडर चेंज का भी होता है, तुम लोग इतना बड़ा हो गया कि सब बात बुझ रहा है। वेरी गुड, काम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। चलिए ठीक, कहाँ थे हम लोग, हो गया ना। अब आइए इसकी प्रजाति, क्या है प्रजाति, जाति क्या है, कितनी लड़की का नाम है, जैसे सोनालिका, तो गेहूं की प्रजाति। हाँ, सबसे पहले लिखो रत्ना, जया, रत्ना, जया, गोदावरी। पुराने समय में लड़की का नाम यही होता था। है, क्या लिखे, रत्ना, जया, गोदावरी, इत्यादि 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 इत्यादि। नेक्स्ट, मोटे में लिख देंगे, हरित क्रांति में, हरित क्रांति में हरित क्रांति में हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में चावल की खेती आरंभ की गई थी, आरंभ की गई थी। तथ्यों की दृष्टि से इसको नजर रखेंगे, काम दे सकते हैं। क्या लिखे, आरंभ की गई थी। नेक्स्ट, बिहार में 2024-25 के अनुसार, बिहार में 2024-25 के अनुसार चावल के क्षेत्र में, चावल के क्षेत्र में 23%, 23% वृद्धि दर्ज की, 23% वृद्धि दर्ज की। और कुल चावल उत्पादन में, कुल चावल उत्पादन में 90% हिस्सा बिहार में, 90% हिस्सा बिहार में अगहनी धान का, कौन धान का है, अगहनी धान का, कौन धान का है, हम अच्छे से याद कर लीजिए, अगहनी धान का। 90% हिस्सा किसका है, अगहनी धान का है, ठीक है।
किसका? धनी धान। नेक्स्ट। और लिख दो। यद्यपि बिहार में, ऐसे लिख दो, बिहार में या भारत में गन्ना के बाद, गन्ना के बाद सबसे सिंचित फसल, सबसे सिंचित फसल कौन है? चावल ही। सबसे सिंचित फसल क्या है? चावल है। सबसे सिंचित फसल क्या है? चावल है। बिहार में भी सबसे अधिक उत्पादन, लिख देंगे, बिहार में भी सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन चावल ही। बिहार में भी सबसे अधिक चावल का उत्पादन ही है। क्या है? सबसे अधिक कौन है? चावल का। ध्यान में रखें, ध्यान में रखें, उत्पादन के दृष्टि से उत्पादन के दृष्टि से बिहार में, बिहार में तीन, बिहार में तीन जिले अग्रणी है। जैसे बिहार में कौन कौन जिला अग्रणी है उत्पादन में? रोहतास है, रोहतास है, बक्सर है और भोजपुर है। रोहतास है, बक्सर है और भोजपुर है उत्पादन। ठीक है। किसको? फिर कभी, चलिए, कल में इतना बात याद रह जाए काफी। नेक्स्ट। चावल के बाद आ जाइए किस में? गेहूं। आ जाइए, आ जाइए, गेहूं। चावल के बाद आइए गेहूं। चावल के बाद दूसरा सबसे प्रमुख अनाज, भारत और बिहार दोनों में चावल के बाद दूसरा सबसे प्रमुख अनाज है, चावल के बाद दूसरा सबसे प्रमुख अनाज है। दूसरा सबसे प्रमुख अनाज है या प्रमुख रबी फसल है? या प्रमुख रबी फसल है? कल पढ़े थे ना, प्रमुख रबी फसल है। सबसे अधिक, हाँ, उत्तर प्रदेश। कहेंगे सबसे अधिक, सबसे अधिक गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का स्थान। बिहार में रोहतास अग्रणी, बिहार में रोहतास अग्रणी, अग्रणी है। लीडिंग स्टेट किसका है? उत्तर प्रदेश। कमीशन के दृष्टि से तीनों याद रखना है। ठीक है, तीन कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ठीक है। बिहार में रोहतास। जानकारी आपको दे दें,
इसमें पढ़िएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, हालांकि इसमें भी टॉपिकल एंगल से बता क्रांति की कड़ी। और ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज्यादा फायदा किसी फसल को मिला तो गेहूं को ही, ठीक है नहीं, हालांकि चावल को ही मिला, अच्छा दाल को भी, लेकिन सबसे अधिक फायदा यदि पूछे, ग्रीन पूछा भी हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक प्रगति हुई ए चावल के उत्पादन में, बी दाल के उत्पादन में, तीन पटसन के उत्पादन में, चार डी गेहूं के उत्पादन। गेहूं के उत्पादन में और उस प्रगति में भी किसका योगदान है? हरित क्रांति। लिख देंगे हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ, हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ, हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ है, अधिक लाभ गेहूं को ही, गेहूं को भी। याद रखिएगा, याद रखिएगा ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, शब्द को विलियम गॉड ने दिया, नहीं है पढ़ाएंगे ही, याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने दिया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द कौन दिया था? विलियम गॉड ने। याद करवाते कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मींस व्हाट, ऐसी क्रांति, ऐसा परिवर्तन हाई यील्डिंग सीड्स के माध्यम से संपन्न, साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर, वाटर मैनेजमेंट, है कि नहीं, और पूंजी निवेश तो है, लेकिन जो सबसे प्राइम फैक्टर था वो क्या था? हाई यील्डिंग वेराइटीज में हमारे मैक्सिको मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, क्या नाम था, नॉर्मन बोरलॉग, और उन्हीं की एक संगठन भी काम कर रही थी, रॉक फेलर ऑर्गेनाइज, अमेरिका में था, रॉक फेलर नेशन, यूएसए में। और उसने गेहूं की बौनी प्रजाति तैयार की थी, लेरमा रोजो, और उसी लेरमा रोजो का हमने भारतीय संस्करण बनाया, कौन? सोनालिका। और इसी सोनालिका ने क्या लाया? ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में लाया, गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी। इसलिए हमेशा याद रखिए, कभी आपसे दे दे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की सर्वोत्तम व्याख्या होती ए केमिकल फर्टिलाइजर के आधार पर, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किसानों ने इस, बी उन्नत बीज कार्यक्रम के माध्यम से, सी सिंचाई प्रबंधन के विस्तार के द्वारा, चार निवेश के माध्यम से। सबसे उत्तम व्याख्या क्या होगी? हाई यील्डिंग वेराइटी। यदि दे दे इनमें से एक, सर्वोत्तम है तो सुपरलेटिव डिग्री है, यदि ये दे दे व्याख्या करता है, एक दो तीन चार दे दे ऐसे एक सब है, क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार उसका समाधान करने की दिशा में क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वहां नोट में लिख, हरित क्रांति, हरित क्रांति, हाई यील्डिंग, हाई यील्डिंग उन्नत बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी के केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर एवं केमिकल फर्टिलाइजर एवं फर्टिलाइजर एवं सिंचाई विस्तार, सिंचाई विस्तार के आलोक में हुई, सिंचाई विस्तार के आलोक में है।